चाहे फाइटर जेट से किया गया हमला हो या आग उगलती विध्वंसक मिसाइलें हों, हिंदुस्तान की दीवार बनने वाले डिफेंस सिस्टम हो या दुश्मन को बर्बाद करने वाली मशीन गन हो, ये दस्तक हिंदुस्तान की, धमक देसी हथियारों की। ये शौर्य सेना का है, संकल्प मोदी का और मैसेज दुश्मनों के लिए। देश की महिला जवान बताएंगी कैसे छुड़ाए उन्होंने पाकिस्तान के पसीने। देश के जाबाज सिपाही खुद सुनाएंगे पाकिस्तान को पसीने लाने वाले ब्रह्मास्त्रों की कहानी। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। मचाने वाले हैं। जंग 4 दिन की हो या दुश्मन को 4 मुल्कों से कितना भी सपोर्ट मिले, भारत का शौर्य आसमान में बुलंदियों पर रहने वाला है। हिंदुस्तान के फाइटर जेट पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि गिनती नहीं हो पाएगी। मिसाइलें इतने छेद करेंगी कि पूरे पाकिस्तान में गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। इतने बम मारे जाएंगे कि सिर छिपाने की जगह नहीं बचेगी। और गुस्ताखी की कोशिश की तो डिफेंस सिस्टम से सब कुछ खाक कर दिया जाएगा। मशीन गन का मुकाबला करने की इच्छा शक्ति नहीं बचेगी पाकिस्तान की। क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। ऑपरेशन सिंदूर को आज 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। देश दुनिया के अलग अलग मंचों पर हिंदुस्तान की शौर्य गाथा का अलग अलग तरीके से जो चैप्टर है उसको पढ़ा जा रहा है, गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके साथ साथ में भारत की भविष्य की संभावनाओं को भी टटोला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी रक्षा ताकतों का बखूबी इस्तेमाल किया है। मेड इन इंडिया हथियार से लेकर विदेश से खरीदे गए जेट और ड्रोन पाकिस्तान के लिए काल सरीखे साबित हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले हिंदुस्तान को केवल हथियार खरीदने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब वो सप्लायर भी बन गया है। पहली डील हुई है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर को लेकर, जिसके लिए इजराइल ने 150 करोड़ का ऑर्डर दिया है। ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कतार लगी है। दुनिया के कई देश इस मिसाइल को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। सबकी इच्छा यही है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद करने वाली ये मिसाइल उनके सैन्य बेड़े का हिस्सा बने। रूस की मदद से तैयार होने वाली इस मिसाइल को हाल ही में भारत ने फिलीपींस को बेचा है, करीब 3,225 करोड़ की डील के तहत। हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट मौजूद हैं, ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और ब्रह्मोस एयर लॉन्च। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक और ब्रह्मोस एनजी पाइपलाइन में है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से बढ़कर 1,500 किलोमीटर तक हो जाएगी। इसकी मौजूदा 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी इजाफा किया जाएगा। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने 2001 में पहली बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसके बाद से इसमें कई बदलाव किए गए। जमीन, आसमान और पानी तीनों ही जगहों से ये सटीक वार कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई
कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया। दुश्मन के रडार को चकमा देने की काबिलियत, सटीक मारक क्षमता और तेजी से प्रहार का मादा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाया ब्रह्मोस ने। यह मिसाइल देश के तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में तैयार होती है। अभी हाल ही में लखनऊ में इसकी एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। ब्रह्मोस की कुल संख्या तो सार्वजनिक नहीं, लेकिन कहते हैं कि इंडिया के पास इतनी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान का संपूर्ण विनाश कर सकती हैं। भारत ने ब्रह्मोस के अलावा स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हैमर बम और कैमिकेज ड्रोन से भी कई आतंकी ढांचे तबाह किए। स्कैल्प मिसाइल को राफेल पर लोड किए जाने का मतलब दुश्मन की तबाही 100% पक्की, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प ने यही किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर के परिवार को कब्र में पहुंचाने का काम स्कैल्प मिसाइल की बदौलत किया गया। सेना के सामने सबसे बड़ा टास्क था बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह को खंडहर बनाने का, और इसके लिए स्कैल्प से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं था। कोई भी वक्त हो, किसी भी तरह का मौसम हो, स्कैल्प अपने निशाने से नहीं चूक सकती। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रडार सिस्टम नहीं जो इंडिया की स्कैल्प को ट्रैक कर सके। सिर पर मौत मंडराने वाला मुहावरा स्कैल्प मिसाइल पर फिट बैठता है। ये जमीन से महज 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है और फिर इस मिसाइल को बिजली की गति से भी तेज झपट्टा मारने की महारत हासिल है। स्कैल्प की रेंज 250 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 1050 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। 1300 किलोग्राम का भारी भरकम वजन बहुत ज्यादा घातक इसे बनाता है। दिन के उजाले की यह तस्वीर पाकिस्तान गौर से देख ले। युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर कही जाने वाली स्कैल्प मिसाइल किसी भी बंकर या इमारत को पल भर में खंडहर बना देती है। इसी तरह का अटैक किया था स्कैल्प ने बहावलपुर में। फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से तैयार होने वाली इस मिसाइल को हिंदुस्तान ने साल 2016 में खरीदा था। जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और पीओके में स्कैल्प मिसाइल से हाहाकार मचा दी, ठीक इसी तरह यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। स्कैल्प मिसाइल को डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी इसके नेविगेशन सिस्टम से मिलती है। आर्मी के पास मौजूद करीब 300 स्कैल्प मिसाइलें 24 घंटे राफेल के साथ उड़ान भरने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की ये तस्वीर जब दुनिया ने देखी, तब पाकिस्तान को पहलगाम अटैक की गलतियां याद आईं। उसे सोचा नहीं था कि भारत इतने हैमर बम बरसाएगा कि हर तरफ आग और राख का मंजर नजर आएगा। हैमर बम की रेंज 70 किलोमीटर तक है। इसे हवा से जमीन की तरफ छोड़ा जाता है। किसी मुश्किल इलाके से भी इसे दागा जा सकता है। कम ऊंचाई से भी इसके जरिए अटैक किया जा सकता है। तस्वीर देख लीजिए, समझ आ जाएगा कि एक हैमर बम कितने बड़े पैमाने पर बर्बादी मचाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए इसे रोकने की कोशिश की जाती है तो उसे चकमा दे सकता है। कहते यही है कि दुश्मनों के लॉन्च पैड और कमांड पोस्ट के लिए
काल की तरह है ये हैमर बॉम्ब। हैमर बम का इस्तेमाल उस जगह ज्यादा किया जाता है जहां टारगेट एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहा हो। इसका वजन 125 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक होता है। अब जितना शक्तिशाली बम होगा उतना ज्यादा इलाका तबाह होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने फ्रांस के साथ इस बम को बनाने का फैसला लिया था। 2026 तक करीब 30,000 बमों के निर्माण का टारगेट था, लेकिन उससे पहले ही इनके इस्तेमाल की घड़ी आ गई। सेना या सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राफेल से इसे लॉन्च किया गया था। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। हिंदुस्तान की शौर्य गाथा को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला मेड इन इंडिया ड्रोन भी है। इसे कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इसके सटीक हमले से कई टेररिस्ट कैंप तबाह किए गए। कमांड मिलने से पहले ये टारगेट के ऊपर काफी देर तक मंडराते रहे। कामिकेज ड्रोन में खास तरह का कैमरा लगा होता है, जिसकी बदौलत हमले की हाई क्वालिटी लाइव फीड मिलती है। इसकी रफ्तार 50 मील प्रति घंटे से लेकर अटैक वाली जगह तक भेजने के जरिए पर डिपेंड करती है। इजराइल के ड्रोन्स को दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है और यही कारण है कि हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में इजराइल के साथ में मिलकर कई सारे ड्रोन्स को तैयार कर रहा है। फिलहाल 2019 में जो स्ट्राइक हुई थी उसके बाद में इजराइल को भारत ने 100 कामिकेज ड्रोन का ऑर्डर दिया था। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन सभी ड्रोन्स का लोहा दुनिया ने माना है। इंडियन आर्मी को इन्हीं ड्रोन्स की वजह से बॉर्डर पार नहीं जाना पड़ा और आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। सैटेलाइट इमेज से जो डेटा मिला उसे इन्हीं के साथ अटैच किया गया था। पाकिस्तान ने बाद में ड्रोन के इन टुकड़ों के आधार पर फर्जी दावा किया कि इंडिया के एक यूएवी को ध्वस्त कर दिया गया। ये सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। हाँ सर, और हाँ सर, बिल्कुल सर। अब छोटे एक कैमरा है इसका जो कि 15x डे और नाइट दोनों विजन के लिए है। इसमें डे का जूमिंग पावर है सर 15x, नाइट में कोई जूम नहीं है सर। और मिनी कैमरा इसमें जो लगा हुआ है मिनी कैमरा है छोटे वाले ड्रोन में। अगर हमको इसको उड़ाते समय ये गूगल से ये फर्स्ट विजन इसमें दिखता है, इस वाले में। अच्छा। इसमें दिखेगा सर। और दूसरा चीज इसमें ऑपरेट करने के लिए 2 मैन की जरूरत लगती है, 2 आदमी रहेंगे सर। स्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब ये दोनों हथियार राफेल से दागे जाते हैं। इसलिए बीते कई दिनों से चर्चा हो रही है कि राफेल के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया गया। राफेल की रफ्तार किसी आंधी से भी ज्यादा है, 1912 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज, जबकि पाकिस्तान का JF-17 इसके मुकाबले 1910 किलोमीटर की स्पीड ही पकड़ सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तानी JF-17 थंडर की रेंज 3482 किलोमीटर। हिंदुस्तान ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे। इनकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को राफेल के सपने आते हैं। आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले राफेल ने पाकिस्तान में रात में उजाला कर दिया था। 1 मिनट में 2500 राउंड फायर करने की क्षमता राफेल में है और राफेल की इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखते हुए नेवी के लिए भी 26 विमानों की डील की गई है। अब एक और लड़ाकू विमान की बात जिसने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, वो है सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस मिसाइल को इसी फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। सुखोई 30 MKI की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर जो बहस दुनिया भर में छिड़ी वो इसी लड़ाकू विमान की बदौलत संभव हुआ।
चीन के HQ-9 और अवाक्स डिफेंस सिस्टम को इसी सुखोई की बदौलत चकमा दिया गया। पाकिस्तान के चाइनीज रडार जाम करने में सुखोई 30 MKI की भूमिका बताई जा रही है। 4th जनरेशन के इस जेट को भारत नासिक के प्लांट में रूस के साथ मिलकर बनाता है। अब इसके एडवांस वर्जन की डिमांड हो रही है ताकि पाकिस्तान की बची खुची सांसें भी खत्म की जा सके। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, दुश्मन की हर साजिश को आसमान में ही धुआं धुआं कर देने वाला रक्षा कवच। आतंकी ठिकानों पर अटैक से बौखलाए पाकिस्तान ने जब ड्रोन से हमले की कोशिश की तो इन्हीं डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया था। इनके नाम हैं S-400, आकाश तीर, बराक 8, L-70 और शिल्का। हिंदुस्तान ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया और जब इसकी पावर दिखी तो पाकिस्तान की 3 रातें काली हो गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू एयर स्ट्रिप को टारगेट करने के लिए अपनी मिसाइल दागी थी, मगर उधमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 ने हर हमले को नाकाम कर दिया। रूस से खरीदे गए इस महाबली ने पाकिस्तान की चाइनीज मेड PL-15E मिसाइल को भी हवा में ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने सोचा था कि ड्रोन की आड़ में PL-15E मिसाइल से अटैक कर वो बड़ी साजिश को अंजाम दे देगा, लेकिन S-400 का सटीक वार दुश्मन की हर सोच पर भारी पड़ा। इंडिया के पास 3 S-400 डिफेंस सिस्टम है। 2026 में 2 और S-400 मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने S-400 के साथ खड़े होकर पाकिस्तान तक मैसेज दे दिया, हल्के में मत लेना, बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। हिंदुस्तान के इस देसी डिफेंस सिस्टम को भी देख लीजिए, नाम है आकाश तीर। ये अपने नाम के मुताबिक सही मायने में आकाश का धुरंधर निकला। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में जितने भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश हुई, उनमें ज्यादातर आकाश तीर के जरिए ही बर्बाद कर दिए गए। सतह से हवा में मार करने वाले इस मिसाइल सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है। इस मिसाइल सिस्टम का हर हिस्सा भारत में तैयार किया गया है और 15,000 करोड़ की डील आर्मेनिया के साथ हुई है, जिसमें से कुछ मिसाइल अभी आर्मेनिया को दिए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 से ज्यादा आकाश तीर हिंदुस्तान के पास हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर और गुजरात से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तस्वीर आपको इमरान अब्बास दिखा रहे हैं और साफ तौर पर आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा और साफ तौर पर पाकिस्तान ने भी इसकी कोई भी सोच या कोई भी तैयारी नहीं रखी थी। पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हवा की रेंज में जितने भी ड्रोन्स आते हैं या फिर अनमैन्ड ड्रोन्स पहुंचते हैं, UAV पहुंचते हैं, मिसाइल्स पहुंचती हैं, ये उन सभी को पूरे के पूरे एरियाज में ट्रैक करता है। और ना सिर्फ ट्रैक करने के अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम जो अन्य जगहों पर मौजूद हैं उन्हें भी उसकी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में दे सकता है। यानी कि जैसे ही आप टीवी पर लाइव न्यूज कवरेज देखते हैं और उसी तरीके से ये लाइव रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डेटाबेस को कलेक्ट करता है, जिससे कि इसकी मारक क्षमता जो है वो रियल टाइम में पता लगाई जा सकती है। आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं अपने जो हवा में उड़ रहे हैं उनका फीड इसके पास आता है। तो फिर जो यहाँ पे
ऑफिसर होता है वो बैठता है, वो ये देखता है कि होस्टाइल कितने हैं उसमें से। जो भी होस्टाइल होगा और जिस एरिया में होगा वहां पे हम मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी तरफ ये होस्टाइल टारगेट आ रहा है। तो जो भी वेपन एंड वहां पे होगा, चाहे वो गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, वो उस वेपन को इंगेज इफेक्टिवली करेगा। बराकेट, MRSAM, अब्रा, ये तीनों नाम एक ही मिसाइल सिस्टम के हैं और इसके अलग अलग वेरिएंट सेनाओं के पास हैं। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तान की कुछ मिसाइलें ध्वस्त कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि सिरसा में जिस पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया वो बराक 8 का ही करिश्मा था। ये 70 किलोमीटर तक टारगेटेबल है। इसमें लगने वाली मिसाइल 60 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। इसे एयरबेस के अलावा वॉरशिप पर भी तैनात किया जाता है। बराक 8 को DRDO और इसराइल ने मिलकर तैयार किया है। कई साल पहले खरीदे गए पिचौरा ने भी पाकिस्तान के ड्रोन्स को खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दिया। पिचौरा के बारे में कहते हैं इससे किसी भी हथियार को मार गिराने की 92% गारंटी होती है। पिचौरा को 70 के दशक के रूस से खरीदा गया था, लेकिन पुराने जमाने के इस सिस्टम को DRDO ने अपग्रेड किया और लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम के बराबर ला दिया। 20 मीटर से लेकर 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट पिचौरा से बच नहीं पाए। पाकिस्तान ने तुर्की के जिन ड्रोन से अटैक की मंशा पाल रखी थी, उन्हें पिचौरा से लॉन्च की गई 5V-24 और 5V-27 मिसाइलों ने नाकाम कर दिया। कम ऊंचाई के टारगेट को हिट करने वाले पिचौरा से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल भी नहीं बच पाते। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन बर्बाद करने के लिए भारत ने अपनी मिसाइलें खर्च कर दी, उन्हें ये एंटी एयरक्राफ्ट गन देख लेनी चाहिए। इसका नाम है L-70। 4 किलोमीटर की रेंज में जितने भी स्वाम ड्रोन इसने देखे सबको मार गिराया। इसे बनाया स्वीडन ने है, लेकिन DRDO ने अपने हिसाब से इसे अपग्रेड किया है। इंडिया के पास करीब 1000 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन है। रडार बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इन गन्स ने इंडिया की डिफेंस यूनिट को मजबूत बना दिया है। इसका एक आकार आपको बताने के लिए काफी है कि इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा सटीक है। दूसरी अहम बात यह है कि एक तरफ जो नजदीकी ड्रोन्स आते हैं जिससे सबसे ज्यादा अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, उन्हें ये जल्दी से भाप लेते हैं, चंद सेकंडों में उन्हें निस्तान नाबूद कर सकते हैं। जब आप देख पा रहे हैं कि इसकी फिलिंग की जा रही है, यानी कि इसे तैयार किया जा रहा है, तब जो है इसकी मारक क्षमता की खूबियां मैं आपको बताते चलूं कि 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराने में इसकी सक्षमता जो है वो देखी गई है। साफ तौर पर ये चारों दिशाओं में काम करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह जो है रडार आधारित अलर्ट है, यानी कि दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के हमले से पहले रडार सिस्टम अलर्ट देता है, जिससे कि जवाबी कार्रवाई के लिए इन्हें समय मिलता है। आपको बता दें कि L-70 जैसे हथियार बहुत ही तेजी से काम करते हैं और किसी भी तरीके के खतरे को कुछ सेकेंड्स में नष्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आप जिस इलाके में खड़े हैं, यहीं पे भी बहुत सारे ड्रोन अटैक किए गए थे जो कि फेल्ड अटेम्प्ट से एनिमी के द्वारा। इनको मिजरेबली हमने फेल कराया गया है क्योंकि हमने ड्रोन्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। जितने भी ड्रोन्स आए उन सबको न्यूट्रलाइज किया गया, गिराया गया, और वो सब करने की जिम्मेवारी जो थी वो इस गन ने की है। ये गन बहुत ही इफेक्टिव है, इस गन का रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। ये जो गन है एक्यूरेटली फायर करती है, डे एंड नाइट में दोनों टाइम पे ट्रैक कर सकती है। ये ड्रोन किलर है।
जिसे CU-23 कहा जाता है। उधमपुर के पास जितने भी पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए वो इसके आगे राख हो गए। CU-23 2 बैरल वाली ऑटोमेटिक एंटी क्राफ्ट गन है। इसे सोवियत ने बनाया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। इसका साथ शिल्का ने बखूबी दिया, जो कि रडार की मदद से संचालित किया जाता है। इसे रूस ने तैयार किया है। शिल्का के जरिए 20 किलोमीटर के टारगेट को तबाह किया जाता है। शिल्का 1 मिनट के भीतर 400 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे इसे तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान को पानी पिलाने वाले इस देसी हथियार को भी देख लीजिए। ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसे 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। भारत के पास पिनाका MK1 वर्जन है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। MK2 वर्जन की मारक क्षमता 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। गाइडेड पिनाका के जरिए 90 किलोमीटर तक टारगेट ध्वस्त किया जा सकता है। अब तैयारी पिनाका MK3 वर्जन की टेस्टिंग की है। ये 120 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के बंकर ध्वस्त करने वाले पिनाका की 10 रेजिमेंट सेना के पास है, जबकि कुछ और का ऑर्डर DRDO और TASL को दिया गया है। ये पाकिस्तान के मौत के सामान है। ये ऑपरेशन सिंदूर के हथियार है। पाकिस्तान ने जब बॉर्डर के पास बेगुनाह मासूमों को निशाना बनाने की कोशिश की तो इन्हीं हथियारों से उसे माकूल जवाब दिया गया। हाई कैलिबर मशीन गन से पाकिस्तानी सेना की पोस्ट खाक की गई। इग्ला सिस्टम से आसमान में आने वाले खतरे को 7 सेकंड के भीतर तबाह किया गया। इंडियन आर्मी के जखीरे में ऐसी कई आर्टिलरी हैं जो घातक साबित हुई। ये वो लोग हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर का वो एक्टिव हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। मैं इसके बारे में जानकारी भी लेते चलूं कि सर, जब सीज फायर का उल्लंघन होता है, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई होती है और कितना समय लगता है हमें दुश्मन को उनका जवाब देने में? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने जब किया, उससे पहले ही जो पीस टाइम था उसमें हम अपनी अच्छी तैयारियां, अपनी ट्रेनिंग को हासिल करते हैं। जो जज्बा है जवानों का, वो तेजी के साथ फुर्ती देता है उन्हें इन सारे स्टेप्स को मूव करने में, रिलोकेट करने में। ये उसकी एक तस्वीर है और साफ तौर पर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं, यह वह स्पॉट है जहां से 100 से ज्यादा राउंड्स के करारे जवाब पाकिस्तान को एक रात के अंदर गूंजते हुए सुनाई दी, जिसके चलते उनकी कई पोस्टें भी निस्ता नाबूद हुई। मशीन गन से पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का ये लाइव वीडियो देखिए। LOC के बिल्कुल पास मशीन गन से इसी तरह जवाब दिया गया और साफ शब्दों में चेताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर है, बड़ी तबाही बाकी है। ये कुछ एक्सप्लोजिव इसके अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर भरा हुआ, इनको एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर बोलते हैं। जब भी दुश्मन का कोई राउंड इससे लगेगा, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, वो इस टैंक को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ये उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमारे को अपनी पोजीशन, अगर एक जगह से फायर करके दूसरी पोजीशन लेनी पड़े तो हमारे पास स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। ये दुश्मन के सामने एक स्मोक स्क्रीन बना देगा ताकि हम दूसरी पोजीशन से जाकर उसको बर्बाद कर सकें। अगर पाकिस्तान को मिसाइलों और बमों से छलनी किया गया तो रडार से उसकी हर हरकत को इंटरसेप्ट किया गया। चारों दिशाओं से तेजी से घूमने वाले ऐसे कई देशी रडार पाकिस्तान पर काल बनकर टूट पड़े। टाइम्स ऑफ भारत की इस विशेष रिपोर्ट में सबसे सटीक फायरिंग सिस्टम रडार की तस्वीर आपको मैं दिखाते चलूं, और ये है वो रडार जिसे आप देख पा रहे हैं। ये मशहूर है अपनी सटीकता के लिए, दुश्मन को चंद सेकंड में मात देने के लिए, और साफ तौर पर जो अलग अलग टारगेट यहाँ पर किए जाते हैं बॉर्डर के इलाकों में, उसे किस तरीके से भरोसेमंद, तेज और उच्च सटीकता के साथ रडार सिस्टम निस्ता नाबूद कर सकता है। वायु रक्षा कवच का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे भारत की सीमाओं पर होने वाले ड्रोन या कम ऊंचाई के हमलों से बचाने में अत्यंत प्रभावशाली तौर पर इसे देखा गया है। और जैसा कि तो ये निशाना
अपने वेपन सिस्टम के द्वारा लगाता है। यहाँ से फायर का कमांड दिया जाता है और वेपन सिस्टम से फायर होता है। यह रडार यह काबिलियत रखता है कि दुश्मन को पिन पॉइंट पर मार सकता है और इसके साथ में जो वेपन सिस्टम दिया गया है वो हाई रेट ऑफ फायर का है, जिसके कारण एक टारगेट के डिस्ट्रॉय होने पर तुरंत ही दूसरा टारगेट को पकड़। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में तोपों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं आई। पाकिस्तान ने घुटनों पर माफी मांगकर सीज फायर की दरखास्त कर दी, लेकिन पाकिस्तान की कायर फौज को करगिल की तरह सबक सिखाने के लिए तोपों का मुंह लगभग खुल चुका था। जो आप आर्टिलरी गन यानी कि तोपे देख सकते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व भी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा है उसमें सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि एक तरीके से न सिर्फ ये अटैक करती है बल्कि यह शील्ड करने का काम भी बखूबी करते हैं। और हमने वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन हो या फिर नए मिसाइल्स हो, उसके बावजूद भी शील्डिंग का बॉर्डर पर सबसे बखूबी काम तोपों से कैसे किया जाता है, अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए कैसे दुश्मन के नापाक इरादों को, उनके उन पोस्ट को या फिर उनके उन तैनातियों को ध्वस्त किया जा सकता है, ये उसकी एक जीती जागती मशीन है। अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी आर्टिलरी गन्स का डिप्लॉयमेंट है, जिन्होंने एनिमी की पोस्ट पर काफी एक्यूरेट, काफी प्रिसाइज शेलिंग की है, जिसकी वजह से उनके मेन मटेरियल या मोराल को हार्म पहुंचा है। पाकिस्तान इन तस्वीरों को गौर से देख ले। पीओके में बचे खुचे आतंकी भी हिंदुस्तान की इस दिलेरी को पहचान ले। ये बीएसएफ का हमला है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हल्ला बोला। पाकिस्तानी सेना की 70 से ज्यादा चौकियों को बीएसएफ ने इन्हीं हमलों में नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर से लगने वाले 60 पोस्ट पर अटैक किया, जिसके जवाब में बीएसएफ ने 76 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने 49 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन को टारगेट बनाया तो बीएसएफ ने 42 पर करारा पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो बीएसएफ पूरी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात रही है। कश्मीर में और जम्मू में एलओसी पे आर्मी के साथ मिलके हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया है। और यहाँ जम्मू के इलाके में जब बीएसएफ के ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा करी गई तो हमने एक प्री प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से न सिर्फ पाकिस्तानी पोस्टों पे हमला किया पर वहाँ स्थित टेरर लॉन्च पैड्स पे भी हमला किया। पाकिस्तान की 13वीं के सामान देख लीजिए। ये वही हथियार हैं जिनकी बदौलत बीएसएफ ने नापाक इरादों को कुचल दिया। इनमें एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक है, जिसकी रेंज 1300 से 1800 मीटर है। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी चलाए गए, जिन्होंने 1700 से लेकर 2100 मीटर तक मार की। 2.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिनकी मदद से ड्रोन और चौकियां उड़ाए गए। मीडियम मशीन गन के जरिए पाकिस्तानी बंकर नष्ट किए गए। ये मैम ये क्या बोलते हैं, ये 12.7 mm एडी गन, इसका जो मारक क्षमता है वो 2 किलोमीटर तक है और इसका जो भेदन क्षमता है वो 10 से 12 mm लोहे की मोटी चादर को भी भेद सकता है। लॉन्चिंग पैड भी ध्वस्त कर दिए गए। इन लॉन्चिंग पैड का नाम लूनी, मस्तपुर और छाबरा बताया जा रहा है। लूनी बॉर्डर के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसे बीएसएफ ने 3 तरफ से घेर कर टारगेट किया। साहब एक जोरदार मैसेज दुश्मन को जाए, इस एरिया से, जम्मू रीजन से टूरिस्ट अपनी हरकतें बंद करे हो। तो उस रात जब हमने इनका मूवमेंट एडवांस में डिटेक्ट किया तो वी टुक ए कॉल भी इनको, इससे पहले भी वो कोई इन्फिल्ट्रेशन कर पाए या कुछ नुकसान हमारे जवानों का कर पाए तो उसको वहीं पे उसी की ज़मीन पे ही बर्बाद किया जाए। हमने जैसे ही 9 तारीख को हमारे पास फिर से एक इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट वहाँ पर आए हुए हैं और वो जो है रात को जो क्रॉस बॉर्डर फायर होगा उसका फ़ायदा उठाते हुए वो भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं ताकि वो पीछे जाके जो हमारी लोकेशन है उनको नुकसान पहुंचा सके। तो समय ना गवाते हुए हमने प्लान को जो तैयार किया और जो है 9 की रात को हमने उसको तबाह कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर नाम पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। इस नाम की एक पोस्ट बीएसएफ ने सांबा में रखने की रिक्वेस्ट की है। बीएसएफ को उम्मीद है कि फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखा जाएगा। इस पोस्ट पर तैनात महिला जवानों ने ही पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं वहाँ पर कंपनी कमांडर थी, यानी जो कंपनी मेरी डिप्लॉयड है मैं उनको कमांड कर रही थी कि कहाँ पर क्या करना है। और रही बात 7 के बाद, हमने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरुआत कर दी थी। हमारे जितने भी ट्रूप्स थे वो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पे ही डिप्लॉयड थे, पूरा यानी 24 घंटे आप वो वहीं रह रहे थे। तो हमारी किसी तरीके की अंदर घुसपैठ भी रुक गई और जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब हमने उनको दिया है। जो जितना भी उनने फायर किया हमने उनकी हर पोस्ट पे फायर किया है, हर ओपी पॉइंट पे उनके फायर किया है, उनके सर्विलांस इक्विपमेंट पे फायर किया है, इतना कि वो भागने में मजबूर हो गए। जैसे उनका एक फायर आता तो हम भी उनके 10 फायर कर रहे थे और फिर अपना गोला बारूद भी बचाना था कि ऐसे पता नहीं कितने दिन चलेगा। और फायर जैसे आ रहा था उसका जवाब फायर से दे रहे थे। में 2 फायर का फायर आया था 3:10 में। तो जब फायर आया था तो हमें ऊपर से आदेश दिया गया था कि जब भी फायर आएगा तो फायर खोलना है, मतलब फायर का जवाब फायर से देना है और तब तक देना है जब तक ना दुश्मन अपने मजबूर हो जाए पिन डाउन करने में। तो हमने वैसा ही काम किया। मैं अखनूर बॉर्डर पे डिप्लॉयड थी और जब हम पे फायर आया था तो हमने भी उल्टा फायर खोला था। जब तक उन लोगों ने फायर किया हम भी उससे ज़्यादा फायर किया है और जब तक वो पिन डाउन नहीं हुआ हम तब तक फायर करते रहे। हिंदुस्तान ने अभी तो उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान को चेतावनी के तौर पर देखे जा रहे हैं, वरना ऐसी मिसाइलें और जेट मौजूद हैं जो चंद सेकंड में समूचे पाकिस्तान को खंडहर में तब्दील कर देंगी।